आदरणीय परम श्रद्धेय जीतू दादा को मैं आमंत्रित करूंगा और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि उनके जीवन में वो क्या यू टर्न था जिसकी वजह से एक वैद्य हो या डॉक्टर हो या चिकित्सक हो, जनरली अगर आप देखेंगे तो उसको यश, वैभव और संपत्ति बनाने की मतलब कोशिश में होते हैं कि हम अपने बंगले बनाएं, गाड़ी बनाएं। लेकिन आपकी लाइफ में कहीं कोई एक ऐसा यूटर्न था जिसकी वजह से आज आप प्रकृति से जुड़े, संस्कृति से जुड़े, और जो व्यक्ति प्रकृति और संस्कृति से जुड़ा है वो वास्तविकता में ऋषि परंपरा को जी रहा है। तो भी मंच पर अभी कान सिंह निर्माण जी हैं, श्रद्धेय श्री कान सिंह निर्माण जी भी हैं और आप भी उसी ऋषि परंपरा को निर्माण कर रहे हैं। श्री बेल जी भी अभी आ गए हैं, वो भी आने वाले होंगे। तो मैं श्री जीतू दादा को मैं आमंत्रित करूंगा वो मंच पर आए और बताएं कि वो क्या प्रेरणा रही, और साथ ही साथ आपसे जानेंगे कि आप कैसे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। आपके बारे में 2 लाइन और बताना चाहूँगा कि गुजरात में आप हरियाली क्रांति के जनक कहे जाते हैं और मोदी जी जो किसानों को बोलते हैं कि मेड़ों पे पेड़ लगाएं, तो उसकी आइडिया, विजन और इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं आप भी हैं। और साथ ही साथ आप 5 पीढ़ी से परंपरागत वैद्य हैं, BMS MD भी हैं, तो शिक्षा से भी आप वैद्य हैं और परंपरा से भी हैं, और संस्कृति और प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का निर्माण कर रहे हैं। आपको तो RMT भी चाहिए ना, आप मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंच पर उपस्थित संत समूह, हमारे आचार्य श्री निजमणि जी, जिनके नाम में, जिनके खुद के नाम में एक चिकित्सा है, चिकित्सा जुड़ी हुई है, और उसके साथ एक नाम और भी जुड़ा है, ब्रज। ब्रज और मणि दोनों मिलकर एक मणि, आपको पता होगा आयुर्वेद में भी मणि का बहुत बड़ा उपचार माना गया है, जिससे आप पंचतत्व कर रहे हैं उस तरह आयुर्वेद में भी मणि को हम अपने शरीर में जब ग्रहण कर लेते हैं तो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसे हमारे माननीय गुरुजी मंच पर उपस्थित है और हम गौ माता की जय बुलाएंगे, फिर मेरा प्रवचन शुरू होगा। बोलो गौ माता की, जरा जोर से बोलो, पूरा वृंद को पता चले कि आप सेवक यहाँ इकट्ठे हुए। बोलो गौ माता की, धन्यवाद। पर हमारा अपना कार्यक्रम है तो होता रहेगा। हम बटरफ्लाई इफेक्ट की बात कर रहे थे। बड़ा सोचने वाली चीज है। हम कहते हैं कि हम पर्यावरण को, हम तो कोई नुकसान नहीं कर रहे, ये भूमि माफिया कर रहे, पहाड़ खोदने वाले कर रहे, रेत खनन करने वाले कर रहे, कुछ सरकारें ऐसी होती है जो पर्यावरण को नुकसान करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते। तो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान हम ही कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं है। हम हनुमान जी की तरह उसी काम करते जा रहे हैं जो हमारे अज्ञानतावश हो रहा है। हम पे एक आवरण है, पर्यावरण के जैसा एक अज्ञानता का आवरण है, और उसी आवरण को आज हमें हटाना है। तो बटरफ्लाई इफेक्ट हमें यही बताती है। आप इसको समझ लोगे, काफी सारी चीजें आपके दिमाग से साफ हो जाएगी। आप कैसे मान सकते हो कि भाई यहां पर कुछ मैंने गलत किया और मेरे गांव में भूकंप आ गया, आएगा? आप मानते हो ऐसा होगा? हम नहीं मानते ऐसा नहीं होगा। पर बटरफ्लाई इफेक्ट हमें वही बताती है, और उसके ऊपर एक अच्छी सी फिल्म भी बनी है। समय मिले तो उसको देख भी लेना। मैं एक सीधा साधा उदाहरण बताता हूं। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, बस ये भंवरा हमने देखा होगा, काला सा आता था हमारे बचपन में। हमारे गांव में, गुजरात में तो था, यहाँ का मुझे पता नहीं है, पर काला भंवरा बड़ा होता था। और
गुनगुनाता था। हम उसको रोटी में अपने कुत्तों को खिलाते थे, छोटे थे तब कहते थे कि इसको कुत्ते को खाने से कुत्ता बड़ा जोशीला और झगड़ालू हो जाता, और हम एक शहरी से दूसरे शहरी के कुत्तों के साथ उसका झगड़ा कराते थे। छोटेपन का हमारा वही काम था। उसको इंग्लिश में कहा जाता है बम्बल बी। आज पूरे गुजरात में से बम्बल बी नाश हो चुका है। आप बोलोगे ऐसा क्या हुआ? वो भी बटरफ्लाई इफेक्ट है। बम्बल बी के पीछे हमने संशोधन करवाया और हमें पता चला कि उसके लिए पुरानी लकड़ी चाहिए। वो हमारे जो लकड़ी का ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, हम मोब बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे काफी पता नहीं, क्योंकि मैं गुजराती हूं और कुछ शब्द हिंदी में नहीं आएंगे, तो आप लिख लेना। जब भी समझ नहीं आए रात को हम फिर से चर्चा कर लेंगे। कोई भी चीज समझ नहीं आए कभी भी मुझे आप पूछ सकते हो। तो वो लकड़ी के बने हुए थे पहले पुराने घरों में, और उस लकड़ी के अंदर छेद करके वो रहता था। उसके बच्चे, उसके परिवार वहां रहते थे। हमने क्या किया, लोखंड लगवा दिया, उसको निकाल दिया। हमारे जो दरवाजे थे, दरवाजे की जो चौखट थी वो भी पुरानी लकड़ी की बनी हुई थी, उस पर हम कलर नहीं लगाते थे, तब तक वो रहता था। जैसे कलर लगाना शुरू कर दिया, स्टील की फ्रेम आ गई, वो चला गया। एक और भी चीज में वो रहता था, वो था हमारे मेड के ऊपर पुराने अकऊ का पेड़, आकड़ा बोलते हैं, अकऊ आकड़ा ही बोलते हैं, हाँ। तो उसका पुराना लकड़ा जो हुआ था, जो बिल्कुल छेद वाला होता, उसमें वो अपना बच्चा रखता था। हमने मेढ़ों से उसको भी निकाल दिया। ये कोई सरकारों ने नहीं की, ये कोई भूमि माफियाओं ने नहीं की, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते। एक छोटी चीज से आप लकड़ी हटा लो, उसका परिवार खत्म। हुई बटरफ्लाई इफेक्ट। अब समझ में आएगी बटरफ्लाई इफेक्ट धीरे धीरे से। नेक्स्ट स्लाइड। और ये है पाम स्विफ्ट स्पैरो। ये जो चकली है स्पैरो, क्या बोलते हैं उसका, गोरैया बोलते हैं, हाँ। ये पाम के पेड़ पर ही रहती है, अपना घोंसला पाम के पेड़ पर ही बनाती है। जैसे आपने खेतों के मेड़ से पाम काट दिया, अब तो कुछ नहीं करते कि पाम की क्या जरूरत है भाई साहब, बिल्कुल बुरी पेड़ है, इससे कोई आवक नहीं होता, पैसा नहीं होता, हर चीज हम पैसों से तोलते हैं। जैसे पैसा खत्म, हमने इस पेड़ को खत्म कर दिया। पूरे गुजरात में से ये पाम स्विफ्ट स्पैरो बिल्कुल नाश हो चुकी है। यहाँ का पर्यावरण का मुझे पता नहीं, हम बहुत चिंतन कर रहे हैं पर्यावरण पे कि आदमी, अब आप कहोगे वो को सरकार काटने गई, वो को भूमि माफिया काटने नहीं गया, हमने ही काटे। हमारी ही हाथों से हम पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट। ये है, आप उसको तो पहचानते होंगे, पांडा। आप पांडा को पहचानते हो। चीन में पांडा की संख्या बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे है, बिल्कुल नाश होने की कगार पे है। आपको होगा कि चलो किसी ने मार दिया, उसका ये कर दिया, नहीं भैया। पांडा को चाहिए, जो हमारे बांस होते हैं, बांस के जो पेड़ होते हैं, उसकी बिल्कुल शुरू में, हाँ नरम कोपल, हाँ जी, हाँ भैया ने कहा नरम कोपल, उसको खाने की चाहिए। आप बांस को निकाल दो जंगल से, आपको पांडा का हटाने की जरूरत ही नहीं। आपने बटरफ्लाई इफेक्ट में बांस को हटाया, उधर जंगल से प्रकृति ने पांडा को हटाया। बटरफ्लाई इफेक्ट समझ में आ रही है? अब इसी को समझनी है। जब तक हम नहीं समझेंगे, हम पर्यावरण का विनाश पर विनाश कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। नेक्स्ट। अब डैम की बात आती है। एक एक चीज से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है और उसके बाद ह्यूमन शरीर में क्या नुकसान होता है, बाद में हम देखेंगे। ये डैम है। हम नदियों पर डैम बनाते, बांध बनाते, खुश होते हैं, सिंचाई के लिए पानी की अवेलेबिलिटी हो गई। इसमें दो किस्म की मछलियां होती है नदी में। एक मछली जो होती है, जो अपने बाल्यावस्था में मानसून की सीजन में, मतलब बारिश की सीजन में नदी के साथ बहती हुई समुद्र के तल पे जाती है और वहां पर वो समागम करके सिर्फ गर्भवती होकर वो मछली फिर से वापिस होकर वो डैम के माध्यम के ऊपर आती है। आपने देखा होगा ज्यादातर मछलियां प्रवाह के विरुद्ध दिशा में चलती है। कभी अध्ययन किया है? हम करते ही नहीं। हमको अध्ययन की बात ही नहीं है। बस खा लो, पैसा कमा लो, भाड़ में जाए दुनिया और भाड़ में जाए सब लोग। मेरे पास तो बंगला है, गाड़ी है, क्या कर लेंगे? मौज करेंगे। बस ये मौज हम नहीं देखते। तो नेक्स्ट लाइन देखो, ये मछली जो है
आप राइट क्लिक कर सकते हो तो उसका शायद एक नहीं हो रहा है, ये लाइव पिक्चर है। मछली हमेशा ऊपर की ओर जाती है। अब वो गर्भवती जो मछली है वो आप डैम बना दोगे, वो मछली यहां से यहां नहीं आएगी, यहां नहीं आएगी तो उसके बच्चे वहां पर नहीं रहेंगे, और जो नदी का उद्गम स्थान है, मूल स्थान है, वहां पर वो अंडे देगी, क्योंकि वहां 12 मास पानी रहता है, 12 मास उसको खाने का भोजन उसके बच्चे को मिल रहा है। आपने डैम बना दिया, आपने सिंचाई कर ली, बहुत अच्छा है, पर वो 2 मछली की प्रजातियों को खत्म कर दिया, बिल्कुल। अब वो नहीं रही, अब नहीं रही। इसके लिए एक इंग्लिश फिल्म और भी आई है, और उसमें ये बताया गया है कि नाइल नदी जो है उसके तट पे एक विचित्र रोग फैलता है, आदमी टपोटप मरने लगते हैं, यूं ही जैसे कोरोना लगा था। हमें कोरोना का ज्ञात नहीं हुआ, कैसे आया कैसे गया, वो बवंडर था, रोग था, क्या था किसी को पता नहीं। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कर रहे, रोग वाले कह रहे रोग है, हम वाले कहे कुछ नहीं है, पर कुछ तो था, कुछ तो था। इस तरह उस रोग में लोग नाइल नदी के आसपास बहुत ही संख्या में मर रहे हैं। एक स्वामी जी जैसा आदमी है इस फिल्म में, वो सोचता है कि भाई इसके बारे में भीतर तक जाना पड़ेगा, भीतर तक जाना। ये उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है आपके भीतर तक जाने का, तो वो भीतर तक जाता है, एक लेडी को बुलाता है, एक बहन जी आती है और बहन जी उस पर अध्ययन करती है, तो उसको पता चलता है कि ये बीमारी की वजह मेढक है, एक मेढक है, और मेढकों की संख्या उस दिन बढ़ती भी रहती है, दिन प्रतिदिन नाइल के इस विस्तार में मेढकों की संख्या बढ़ती रहती है। तो फिर उसको पता चला उस मेढक की जो बाह्य लेयर, उपली सतह की जो चमड़ी है, उस पर वो वायरस रहता है, और वो वायरस हवा में तेजी से फैलकर लोगों को मार रहा है। तो उसने कहा भाई रातों रात इतने मेढक कैसे बढ़ गए, 1-2 महीने में तो मेढक नहीं बढ़ने चाहिए। तो उसने गहरा अध्ययन करके पता चलाया कि नाइल नदी में एक मछली होती थी, जिस मेरे जैसे किसी ने कह दिया कि वो मछली में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है। अगर एक बार बोल दो आदमी को, और आदमी जैसी बुरी कोई जात ही नहीं, पूरी मछलियों को मार के खा गए। अब वो मछली का बच्चा जो होता है, स्पोर होता है, उसका भोजन वो मेढक के बच्चे थे। आई बटरफ्लाई पर आपने मछली को मारा, मछली नहीं थी तो मेढक बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, और आपके विस्तार में आ गए, और जैसे आपके विस्तार में आए आपको रोग का भोग बन गए। ये एक एक चीज प्रकृति से जुड़ी हुई, प्रकृति की पूरी साइकिल है, हम नहीं समझ पा रहे। एक साइकिल की एक कड़ी को तोड़ दो, पूरी साइकिल खत्म। और हम कह रहे हैं कि हमारी साइकिल खत्म नहीं होने वाली है, हमारे पास तो सब कुछ है, साइंस है, विज्ञान है, ऑक्सीजन नहीं होगा, गुरुजी ने कहा कि ऑक्सीजन नहीं है, हम सिलेंडर लगा लेंगे, सही बात है, पर सिलेंडर वाला ऑक्सीजन ही सही नहीं होगा तो वो मार देगा। कोरोना में हमने देख लिया, हमने वो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, औद्योगिक ऑक्सीजन लगा दिया और काफी सारे मर गए। मतलब आप ये मान के नहीं चलोगे कि हमारे पास सब कुछ है और हम बच जाएंगे। और प्रकृति को मारने का जो टॉप गियर में हम चल रहे हैं, अब पीछे मुड़ने की कोई रास्ता नहीं रहेगा, हम टॉप गियर में पड़ चुके हैं। कोई भी कुछ भी कर लो, स्वामी जी ने कहा 2035 तो बहुत दूर की बात है, 2030 में लिख लो, कोई परिवार नहीं होगा जिसमें एक आदमी को डायबिटीज नहीं हो और एक को कैंसर नहीं होगा। क्या कर लोगे उन पैसों से, क्या करोगे? आप बुलेट ट्रेन दौड़ा रहे हैं, बढ़िया है, पर बुलेट ट्रेन में बैठने वाले कोई स्वस्थ आदमी ही नहीं होगा, किसी कैंसर वाला होगा, कोई डायबिटीज वाला होगा। और हमारे गुजरात में तो गुरुजी मैं आपको एक बात बताऊं, शादियों में अब अलग व्यवस्था होने लगी है, फीकी चाय, ये देखने वाली चीज है, फीकी चाय बनती, बोले 50% से ऊपर शादी में आने वाले शुगर लेते ही नहीं। अब तो शुरुआत हो चुकी है विस्फोट की। अगर हमें जगाना है, क्योंकि प्रकृति ने, कन्हैया ने हमें पसंद किया है, इसलिए उसने हमें बुलाया है। पूरे भारत में हजारों लोग थे, करोड़ों लोग हैं, क्यों यहां नहीं आए? काफी आने वाले थे, फिर भी नहीं आ पाए। आप आए, आपको चुना, इनको सेनापति बनाया, आपको योद्धा बनाया। ये जंग हमें ही लड़नी है, और जब जंग होती है तब माथे देखे नहीं जाते, गुजराती में कहा जाता है, जब जंग होती है तब माथे नहीं, सिर नहीं देखा जाते, बस आदमी का हौसला देखा जाता है, हौसला बढ़ाना है। नेक्स्ट, अब हम पूरी चीजों को इन्हीं के साथ जोड़ते हैं, जो हमारा कार्य है हम उसके साथ कार्य कर रहे हैं। ये जो पृथ्वी मात है, पृथ्वी को अगर स्वस्थ रखना है
तो इन तीनों चीजों को हमें स्वस्थ रखना है। सबसे पहला है एनिमल हेल्थ है, आप समझ लो। इन तीनों में हमने बहुत गहन अध्ययन करके तीनों, फिर है ह्यूमन हेल्थ और नीचे है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर में भूमि, जल, हवा, ऋतु और बीज, इन चीजों को हमने नहीं संभाला तो भूमि को हम प्रदूषित कर रहे हैं। शायद बिलजी जी आने वाले तो उनके बारे में विशेष बताएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत डीप में नहीं जाएंगे, सब्जेक्ट बहुत लंबा है और समय बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आता है एनिमल हेल्थ के बारे में हम लेते हैं। तो सबसे पहला एनिमल हेल्थ में आता है मेडिसिन। देख लो, बहुत बड़ी चीज है। स्वामी जी ने भी कहा और गुरु जी ने भी कहा कि अच्छा भोजन लेना चाहिए। हम भी तो यही कहते हैं कि भी अच्छा भोजन लेना चाहिए, A2 दूध लेना चाहिए या A1 दूध लेना के बड़ी 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 बहस हो रही है। अरे भाई, पहले अच्छा दूध तो लो, फिर A2 A1 की बात है। मिलने वाली चीज ही जब डुप्लीकेट है तो इससे स्वास्थ्य कैसे हो पाएगा? A2 A1 तो दूध की बात है। और वो जो बात है, हमारे गुजराती में कहते हैं कि ये जो ख्याल है, गुजराती में मैं गुजराती बोलूंगा, ये जो ख्याल है वो भरे पेट के ख्याल है, भरे जेब और भरे पेट के ख्याल है। जब पैसे बहुत हो जाएंगे, पेट भर जाएंगे, तब हम बोलेंगे A1 खाए या A2 खाए। पहले सबसे अच्छा यही है कि अच्छा और स्वच्छ दूध मिलना चाहिए। अब दूध की मैं बात बता रहा हूं, भारत में तो बहुत संशोधन नहीं हो रहा है। अमेरिका में जितना दूध मिल रहा है उनमें से 90% दूध एंटीबायोटिक से प्रभावित है। सबसे ज्यादा उसमें पेनिसिलिन मिल रही है। अब सोचने वाली बात है, अब 100 रुपया खर्च के दूध खा रहे हैं, बोले हम गाय का खा रहे हैं, बढ़िया है, अच्छी चीज है, गौ माता को बढ़ावा देना चाहिए, हमारी संस्कृति है, हमारी प्रकृति है। पर आपने कभी गौ माता को भोजन के लिए अच्छा प्रबंध किया? एंटीबायोटिक का क्या होगा? आपकी गाय बीमार हुई, मान लो कोई किसान की गाय बीमार हुई, क्या करोगे आप? बुलाओगे डॉक्टर को और डॉक्टर को भी क्या है, वहां भी हरीफाई चल रही है, जितनी जल्दी मिटाओ उतना जल्दी पैसा। अगर मैं कहूंगा कि मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा करता हूं, आप कहोगे पंच तत्व चिकित्सा करते, गौ माता को हम 5 दिन में ठीक करेंगे, वो नहीं मानेगा। उसको भी पैसा चाहिए, क्योंकि बिल्कुल पृथ्वी का, ब्रह्मांड का केंद्र जैसे सूर्य है, वैसे हमारा जीवन का केंद्र भी पैसा बन चुका है। बस पैसा नहीं होगा, सूरज डूब गया, दुनिया डूब गई, पैसा डूब गया, हम भी डूब गए। तो किसान क्या करेगा? डॉक्टर को कहेगा कि साहब उसको शाम तक दूध देना शुरू कर दे, वैसे ठीक कर दो। डॉक्टर भी क्या कहेगा? दे दनादन एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं। हमारे वहां पशु चिकित्सा में जो डाइक्लोफेन सोडियम करके एक मेडिसिन आती है, आप लोग तो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। डिक्लोफेन सोडियम जो है वो पशुओं को दर्द में देने के लिए दी जाती थी, अब वो गुजरात में हमने प्रोहिबिटेड करवा दी, क्योंकि डिक्लोफेन सोडियम खाने के बाद अगर पशु मर जाता है तो पशु को वो हमारे गिद्ध मानते हो, गिद्ध ही कहते हैं, नहीं बड़े 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 गिद्ध, हाँ बड़े गिद्ध की संख्या अगर डिक्लोफेन सोडियम वाला मांस खाएगा तो उसकी जो पांख है उसको लकवा मार जाता, पैरालाइज हो जाता है, वो उड़ ही नहीं पा रहा है। और पूरे गुजरात में, मैं दुख की बात कर रहा हूं, पूरे कुल मिलाकर 20 गिद्ध ही बच्चे हैं, 20 ही गिद्ध बच्चे। अब वो कुदरत के सफाईदार हैं, कुदरत के सफाईदार तो वही है। वो जब नहीं रहेंगे तो वो नाइल वाला बना होगा, कहीं ना कहीं मर्दे पशुओं को पड़े रहेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, उनमें वायरस होगा और वो भूमि को प्रदूषित करेगा, हवा को प्रदूषित करेगा, कहीं ना कहीं हमारे संपर्क में आएंगे, हम इंफेक्टेड होंगे। देखो एक कड़ी हमने वो डिक्लोफेन सोडियम दिया, हम तो बोलेंगे हम तो कुछ नहीं करते, हम कहाँ गिद्ध को मारते हैं, हम तो सिर्फ पशु को डिक्लोफेन सोडियम ही देते हैं, खत्म, बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू। दूसरी एक बात है, पशु को जब एंटीबायोटिक दी जाती है उसको 5 दिन तक दूध नहीं दिया जाता, मतलब खाने में नहीं यूज करने दिया जाता। ज्यादातर हमारे पशुपालक क्या करते हैं, बोले हमको नहीं खाना है, डेयरी में भरा दो, शहर वाले खाएंगे। उनको क्या पता है, शहर वालों को तो साले मरने दो, कैंसर होने दो, हमें क्या है, हम तो खेतों में रहने वाले, स्वस्थ हवा लेते, स्वस्थ चीजें खाते हैं। देखो बहुत बड़ी रेस चल रही है। शहर वाले वो दूध खाते हैं एंटीबायोटिक वाला। अब जब आपके शरीर में पहले एंटीबायोटिक वाला दूध चला जाता है, आप बाहर से एंटीबायोटिक लोगे, अब डॉक्टर के वहां दाखिल होगे और आपके शरीर में अगर सिक्लोफ्लॉक्सासिलिन दूध की वजह से सुबह आ गई है, शाम को आप बीमार हो जाओ, शाम को मेरे जैसा डॉक्टर सिक्लोफ्लॉक्सासिन आपको देगा, क्योंकि आपका बॉडी रेजिस्ट हो चुका है।
बोलते डॉक्टर की दवाइयां डुप्लीकेट है साली। हम दोस्तों बुद्धिशी को जल्दी से जल्दी दे देते, बोले दवाइयां डुप्लीकेट आ रही है, शरीर को असर ही नहीं करती है। फिर साइंस के पास जाएंगे, वो बोला 4th जनरेशन की तो काम कर रही है, और 5th जनरेशन डालो। 5th जनरेशन की काम नहीं करती तो ड्यूअल एंटीबायोटिक डालो। अभी गुजरात में चलन हो गया, एक साथ 2 एंटीबायोटिक लिखते हैं। पेशेंट का जो होना हो वो हाल हो जाए, पेशेंट रात को ठीक हो जाए, मुझे पैसे मिले और मेरे वहां लाइन बनी रहे। तो इसके पीछे गौ माता का दूध ही है। इसीलिए मैं कहता हूं पंच तत्व में हम सबको मिलकर, गुरुजी से भी प्रार्थना करता हूं, न अकेला आदमी का बल्कि पशुओं का चिकित्सा भी हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ आदमी के लिए स्वस्थ दूध चाहिए, और स्वस्थ दूध के लिए हमें स्वस्थ औषध चाहिए। जो भैंसज के बारे में गुरुजी ने बताया कि भाई स्वस्थ भैंसज जो होना चाहिए। और इसके पर और भी काफी चीजें एंटीबायोटिक के बारे में काफी सारा समय मिलेंगे तो बताएंगे। फिर है क्रॉस बीट। नेक्स्ट स्लाइड आप करोगे? नहीं, नेक्स्ट नहीं आ रही, वो पीपीटी मेरा चल रहा है। नहीं नहीं, आगे जाने ना, पीछे। हाँ बस इसके पीछे मेरा पीपीटी चल रहा है। दूसरा वाला है कोई उसमें? गौरव भैया देखना जरा, पर्यावरण आयुर्वेद लिखा हुआ नहीं, मेरे उसमें 2 स्लाइड मिसिंग हो रही। चलो इस रहने दो, उसको ही रहने दो, स्लाइड को, वो पीछे वाली स्लाइड को रहने दो, अभी पीछे वाली जो थी। हाँ बस, अब क्रॉस की बीड की बात चल रही है, A1 A2 की। A1 A2 दूध की बात तो आ गई है, उसके बारे में बहुत जाएंगे नहीं। लेकिन गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, इस भूमि के रहने वाला महानायक ने, जन नायक ने यही कहा है गीता में कि मैं जो क्रॉस बीड होते हैं, जो संकर होते हैं, उसको मैं काल क्रम के नाश करता हूं। काल क्रम के बाद संकर बीजों को कुदरत ही नष्ट कर देती है। और क्रॉस बीड से काफी सारे दिक्कतें आ रही, जैसे ऑटिज्म A2 दूध के बारे में तो आप सब ज्ञानी है, सबने पढ़ा होगा। फिर है रोग और इंसेक्टिसाइड्स, और सबसे नीचे है बर्ड, पक्षी। हम गुजरात में एक कार्यक्रम विमल भैया को पता है, हमारे साथ एक चलाते हैं, जिसका नाम है लाइव फेंसिंग। जैविक बाढ़ को जीवंत बाढ़ के नाम पे चलाते हैं, और उसका टाइटल है, उस मुल्क को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की निगहबान है आंखें। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपका खेतों को स्वस्थ रहना है, तो बाढ़, लाइव फेंसिंग बहुत जरूरी है। काफी सारी स्लाइडें मिसिंग हो रही है, पता नहीं चल रहा है क्या है। तो वहां पर भी स्लाइड एक बटरफ्लाई इफेक्ट आएगी, मैं थोड़ा सा उस पर बात कर रहा हूं। आपके खेतों पे मेड़ है, आपने निकाल दी मेड़ की कोई जरूरत ही नहीं, चलो निकाल दो, वायर फेंसिंग कर दो यार, ये कांटे लगेंगे, ये वो है, ऐसी ये बड़ी जगह रोक रही है, पैसे नहीं मिल रहे, तो हमने वायर फेंसिंग का हर जगह पर प्रचलन है। हमारे वहां तो बहुत हो रहा है, सरकार अनुदान भी दे रही है। देखो सरकारें काफी सारी गलतियां करती है, पहले डैम बनाती है, फिर कहती है डैम नहीं बनना चाहिए, फिर सरकारें अब कहती है बाढ़ निकाल दो और वायर फेंसिंग करो। अब मैं बटरफ्लाई इफेक्ट कर रहा हूं, अगर आपने खेतों से एक भी बाढ़ निकाल दी आपने चारों ओर से, तो आपको, आपके बेटे को या आपके पोतों को कैंसर होगा। बटरफ्लाई इफेक्ट। आप बोलोगे यार क्या वैद्य जी सुबह सुबह क्या भांग पी के आए हो, कैंसर से और बागड़ से क्या लेना देना। तो उस बागड़ में वो रोग और बर्ड दोनों वह रहते हैं। एक छोटी सी चिड़िया है, गरैया है, और वो उसमें, उस बागड़ में अपने परिवार के साथ रहती है। जैसे गुरुजी ने कहा, हम 2 और हमारे 2 हमारे 1, पर वो तो नियम का पालन नहीं करेगी, वो कहेंगे हम 2 और हमारे 6। अब एक बाड़ में अगर ये 6 रह रही है और 6 आपके खेतों में जब बच्चा देंगे, अंडा देंगे, समझ लो ये बहुत पर्यावरण को समझने की चीज है। वो पहले मुक्त होती है तो कहीं पर उड़कर अपना भोजन ले आती है, पर जब वो अंडे रखती है तो उसको नियमित समय में गर्मी देनी पड़ती है। इसको सीखना कहते हैं, हमारे वहां कहता है अंडा सेक रही है, तो उसको सीखना पड़ता है, तभी जाके उसमें से परिपक्व भ्रूण बच्चा के रूप में निकलेगा। तो वो क्या करेगी, छोटे छोटे अंतर से अपना भोजन लेगी, तो आपका खेत को छोड़कर बाहर नहीं जाएगी। उसी टाइम उसको ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत रहती, जो हम नहीं समझते वो पशु पक्षी समझ रहे हैं। तो आपके खेतों में जितनी भी नुकसानकारक पेस्ट है वो खा जाती है, ज्यादा से ज्यादा खेतों के बाहर नहीं जा सकती, नजदीक से ले लेगी।
तो पेस्ट कंट्रोल करती है। जब उनके बच्चे होते हैं वो भी पेस्ट कंट्रोल करते हैं। अब साइंस ने यह साबित किया है कि आप 3 फीट लंबी दीवार ले लो, 3 फीट चौड़ी, 3 फीट ऊंडी, उसमें जैविक बाड़ है, उसमें अगर आपके पास पूर्ण रूप से जैविक बाड़ है तो इनमें 900 से ज्यादा प्रजाति के आपके मित्र रहते हैं, आपके मित्र रहते हैं। शत्रु खेत में रहते हैं, समझ लो शत्रु का फील्ड खेत है, क्योंकि उनको जल्दी पैदा होना है, वहां पर जल्दी अंडे मुकने हैं और जल्दी ही मर जाना है। अब पेस्ट का आयुष देख लो 7 दिन 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन से नहीं होगा। अब वो बागड़ में रहने जाएंगे तो कब बच्चे होंगे, कब, ये इस पूरा साइकिल प्रकृति का बना हुआ। और जो बागड़ में रहते हैं वो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 25 साल जीते हैं। अब आपने बागड़ निकाल दी तो वो पेस्ट कंट्रोल नहीं होगा, वो पेस्ट कंट्रोल नहीं होगा। जो आपकी पुलिस थी आपने निकाल दी तो फिर टेररिस्टों को तो पूरा खुला मैदान मिल जाएगा, और मिल रहा है। मेरे दादा कहते थे यार क्या सुबह सुबह में पंप उठाकर भाग रहे हो, हम तो कभी डालते ही नहीं, साले पागल लोग हैं। सही बात है, हमारे दादा दादी कुछ नहीं डालते थे पेस्ट, हमें डालना पड़ रहा क्योंकि हमने बागड़ निकाल दी, हमने पेड़ निकाल दिए, उस पर रहने वाली गरैया निकली गई, उस पर रहने वाली चींटियां निकली गई, उस पर रहने वाली वो छिपकलियां चली गई, उसमें रहने वाली गोहे चली गई, वो सब पेस्ट कंट्रोल करती थी। हमने सबको निकाल दिया, बस हमें जीना है। तो फिर क्या होगा, आप सुबह में पेस्ट डालोगे, शाम को पेस्ट डालोगे, तो पेस्ट आप कहते हैं शहर वाले खाएंगे, जैसे हम मान रहे दूसरे खाएंगे, वैसे भी वो बात हुई थी दूध वाली। तो शहर वाले क्या करते हैं, बोले डुप्लीकेट घी डालो, डुप्लीकेट दवाइयों डालो, डुप्लीकेट कपड़े डालो, डुप्लीकेट और डालो। साले गांव वाले मरेंगे, वो तो क्या पागल अनपढ़ लोग हैं, मतलब साम सामा चल रहा है, वो हमको मार रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं। बाद में बचेगा सिर्फ कैंसर, बाद में बचेगा सिर्फ रोग। हमें दूसरों को नहीं बचाना भाई साहब, अब टॉप गियर में गाड़ी पड़ चुकी है, हमें किसी को नहीं बचाना है, हमें स्वयं अपनों को बचाना है, अपना रक्षा करना है। ये बात समझ लो, प्रत्येक व्यक्ति को बहुत दूर नहीं जाना, वो तो उसका जो होना वो हो जाएगा, हमें अपना बचाना है। अगर हमारे पास पैसा गाड़ी बंगला है और कैंसर हुआ तो, हमारे बच्चे को हुआ तो हम क्या कर पाओगे, कुछ नहीं। तो ये जो पक्षियां हैं वो नहीं रहेगी, तो आप खेतों में पेस्टिसाइड डालोगे, आप उसके संपर्क में आए आपको कैंसर होगा, आपको नहीं तो आपका बच्चा उसमें खेल रहा है, आपकी बीबी उसमें जा रही है, बीबी गर्भवती है और वो जा रही है, तो पहला संपर्क उसमें आएगा। शहर वालों को तो 2 दिन 4 दिन बाद में आएगा, तो पहले आपको संपर्क में आएगा, किसान सबसे पहला उसके संपर्क में आएगा, तो कैंसर होने का सबसे ज्यादा चांसेस उसको होगा। तो वो हुआ बटरफ्लाई इफेक्ट। जैसे मेड निकाले, कैंसर को आपने आमंत्रण दे दिया, वो आएगा ही आएगा, वो आपके दरवाजे चौखट पर खड़ा है, वो कहता है कि थोड़ा सा इशारा कर दो मैं आने के लिए तैयार, और आ ही गया, समझ लो वो छोड़ेगा नहीं, छूटने वाले ही नहीं है। क्योंकि आप वाले पहले पंच तत्व या आयुर्वेद के पास नहीं आएंगे, उठा के ले जाएंगे वहां पर, और वहां लोग जैसे बाहर लकड़े का काम चल रहा है, छटाछट चलता रहता है, आदमी जब तक पैसों से और शरीर से खत्म नहीं हो जाएंगे वो छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट है हमारा आहार। आहार की बात हो रही है, मेरी एक अलग सी स्लाइड है, कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा। बहुत बड़ा विषय है आयुर्वेद का, क्योंकि आहार ही, अन्न ही ब्रह्म है। अगर आपका अन्न सही नहीं है, आपका आहार सही नहीं है, कितना भी दवाइयां ले लो, क्योंकि दवाई भी फिर भी तो आहार ही तो है। और हम दूसरी भूल कर रहे हैं, अन्न को तो खा रहे हैं, साथ में औषधियों भी अन्न बना रहे हैं। ये औषधि है, अन्न नहीं है। आप आंवले का हर रोज क्यों खा रहे हो? आंवले के समय में यूज करो, अदरक के समय। औषधि को औषधि रहने दो आपके शरीर के लिए। तो उसके बारे में हाउ टू कुक विद आयुर्वेद, हमने एक विषय भी चलाया, मेरी बच्ची उसमें काम कर रही, हाउ टू कुक विद आयुर्वेद। आयुर्वेद के आधार पर रसोई कैसी बनाई जाती है, उसमें किन चीजों को डाला जाए, किन चीजों को नहीं डाला जाए, उसका बघार कैसे करना, बहुत बड़ा स्लाइड है। अगर समय मिला तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार की बात है, तो बिहार में हमें क्या करना चाहिए। बिहार में सबसे आयुर्वेद में वो स्लाइड बनी हुई है, नेक्स्ट स्लाइड। आयुर्वेद आहार का वर्णन है, तो बाद में हम करेंगे। नेक्स्ट, हर डेली रूटीन विहार हमारा है। आयुर्वेद ने कहा है सुबह से उठ के शाम तक हमें क्या क्या करना है और किस चीज से हमें स्वस्थ
रह पाएंगे। सुबह दंत धावन से लेके मंजन ये सब करना चाहिए, हम सब बोल चुके हैं। फिर स्वस्थ की व्याख्या नहीं कर पाओगे। आप गाड़ी लेते हैं तो पूरा मैनुअल चेक करते हैं ना भैया, पूरा मैनुअल, पानी कब डालना है, इंजन कब सर्विस करवानी है, ऑयल कब करवाना है, गियर कैसे करवाना है, टायर की सर्विस कब करानी है। अरे वहां तक अच्छा पेट्रोल पंप कहाँ आ रहा है, गूगल पे सर्च करेंगे कि बढ़िया ऑयल डलवाना है। फिर शरीर की बात आई तो चौराहे पे पानी पूरी खा लेते, कुछ भी पेट्रोल डाल देते, कुछ भी पहन लेते, कुछ भी खा लेते, कहां पर सो लेते। तो आयुर्वेद ने हमें वही स्वस्थ वृत्त का बात बताई है। अगर स्वस्थ रहना है तो इसी पे बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट दिनचर्या है। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर मलमूत्र विसर्जन है, फिर दंत धावन है, मतलब दातून करना चाहिए। जी, मैं भी नहीं कर रहा हूं, गलत नहीं कहूंगा, मंच ऊपर से गलत बोलना ईश्वर का अपमान है। मैं भी तो सुबह सुबह वो ब्रश कर रहा हूं, हम सब उस पर लग गए। आयुर्वेद कहता है ब्रश नहीं करना चाहिए, दातून करना चाहिए। दातून से हमारा पूरा जो मुंह का जो जड़बे है, आंखें है, नाक है और कान है, इस उपस्थ इंद्रियों को मजबूती मिलती है। जो कर रहे हैं, मेरे एक मित्र कर रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारा परंपरा कहीं पर तो टिक रही है। पर उसी से आपको फेशियल पाल्सी कभी भी नहीं होगी, आप दंत धावन करोगे, दांत अगर दातून करोगे तो। नेक्स्ट है मुखादि धावन, मतलब कुल्ले करना, मुंह में पानी भरना, उससे आंखें और मुंह साफ करना। नेक्स्ट नहीं करनी, वो स्लाइड चालू रखो, पीछे। हाँ, फिर अंजन है। हम लोग अंजन को तो भूल चुके हैं, वो पीछे वाले अंजन को भूल चुके हैं। अभी एक दिन गया हमारा गुजरात में, तो यहाँ तो काली चौदस का दिन होता है, दीपावली से पहले। शायद हम हिंदी बेल्ट में क्या है मुझे थोड़ा पता नहीं है, हाँ, नरक चतुर्दशी। तो हमारे गुजराती में कहा गया कि काली चौदस का आजा कभी किसी से न जाए गांजा, मतलब काली चौदस को आपको अंजन बनाना ही है और उसी व्यंजन को आपके आंखों में डालना है। हम तो ये प्रक्रिया भूल चुके हैं। पूरे साल के लिए हमारे वहां, चलो बहन जी ने कहा कि मैं बनाती हूँ, अच्छा है, काफी लोग बनाते हैं, तो वो नरक चतुर्थी के दिन काली चौदस बोले जाते हैं। उसी दिन अगर आप अंजन बना के रख लो तौर तरीके से, कभी समय मिला तो बताऊंगा, तो वो आप पूरे साल अंजन करते रहो। अंजन से आंखों में ऐनक नहीं लगता, चश्मा नहीं लगता। अब मैं 60 साल में पहुंचने आया हूं, मेरे पूरे परिवार में किसी में चश्मा नहीं है, जिसके लिए मैं एक जीवंती करके पौधा का अभियान चला रहा हूं, डोडी जीवंती पूरे उसमें लिए। उसके लिए मुझे राज्यपाल ने 2 बार अवार्ड भी दिए। पूरे भारत में लुप्त प्राय हो रही है, जो आंखों के लिए सबसे अच्छी औषधि, और विटामिन ए उसमें बहुत है। तो ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए। नश्य है, नाक में हमें हर रोज कटु तेल है या कोई औषधीय तेलों का नश्य करना चाहिए, जिससे दृष्टि तेज रहती है और मस्तिष्क के दर्द नहीं होते। व्यायाम है, क्षौर कर्म है। क्षौर कर्म का मतलब मैं आपको बता दूं, वो आपके लिए थोड़ा नया शब्द है। दाढ़ी मूछ निकालना, अच्छी तरह से सेविंग करके रहना, उसको क्षौर कर्म कहते हैं। इसके बाद उद्वर्तन है, उपटन है, इसके बाद स्नान है, और निर्मल वस्त्र धारण करना, और निंद्रा है। जी, हमारे भी मित्र ताराचंद जी पधार रहे हैं, हम उनका अभिवादन करेंगे। नेक्स्ट अब वो था मनोव्यापार, जो अभी गुरुजी थे वो कह के गए। ये भी पॉल्यूटेड है, प्रदूषण न बाहर है, हमारे भीतर भी है। ये मनोव्यापार जो है, अगर मनोव्यापार को हम नहीं समझ पाएंगे, प्रदूषित विचारों को हमारे अंदर दाखिल होने देंगे, ये सबसे बड़ी समस्या आजकल बनती जा रही है। 100 में से मेरे दवाखाने में आने वाले 50% दर्दी इसी से ग्रसित है। बात बात की मान्यताओं को लेकर, वहमों को लेकर, चीजों को लेकर हम चल रहे, और इसी से हमारा पूरा मनोव्यापार प्रदूषित है। और जैसा आपका मन होगा वैसा आपका अन्न होगा, जैसा आपका अन्न होगा ऐसा आपका व्यवहार होगा। मतलब मन को शुद्ध करने की भी आवश्यकता है, वहां पर भी प्रदूषण है, पूरा प्रदूषण से भरा हुआ हमारा मन है। तो मन को कैसे शुद्ध किया जाएगा? तो सबसे पहला उसका उपाय है ध्यान, प्राणायाम और
आयुर्वेद ने एक शब्द दिया है सत्संग। क्या शब्द दिया है? सत्संग। मतलब सत्संग का मतलब है संत साधु पुरुषों का संग करना। हमारे पास तो साधु पुरुष के नाम पे गूगल है, कुछ भी पूछो गूगल को पूछ लिया। अब गूगल में क्या आ रहा है तो आप सबको पता है। तो सत्संग करना चाहिए, जैसे ये हो रहा है सत्संग, ये हो रहा है सत्संग। इसको आयुर्वेद में मंजनस्य कहा है, मांजन क्रिया कही है। बार बार जैसे मेरी बहनें होती है बर्तन को मंजन करती है, अगर यूज में नहीं हुआ तो दीपावली में हमारे गुजरात में जितने भी पुराने बर्तन है बहन जी निकालती है, बाहर ले जाती है और दीपावली के दिन उसको साफ करके फिर चकचकित करके बिल्कुल मतलब एकदम नया जैसा बनाकर रख लेती। वो क्या करने की जरूरत जब यूज ही नहीं होता है। पर कहा जाता है चीजों को हर बार उसको साफ करना चाहिए। इस तरह दिमाग को भी इस तरह से बार बार साफ करना चाहिए। जब तक दिमाग में आपका विचार नहीं चलेंगे आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे। तो मनोव्यापार भी प्रदूषित हुआ है। नेक्स्ट, ये तो एंटीबायोटिक वाली बात आ गई। नेक्स्ट, ये A1 A2 की भी बात हो गई। कान सिंह भैया कदाच इसके बारे में बहुत अच्छी समझाएंगे। तो नेक्स्ट, अब वो फूड वेब की बात हुई थी तो वो भी तो हमने चर्चा कर लिया कि खेतों से अगर आपका मेड़ निकाल दोगे तो सब मारे जाओगे और कैंसर होगा। नेक्स्ट, देखो ये चिड़ैया है, ये अपने खेतों से देखो अपना भोजन ले रही है। हम गुजरात में क्या करते हैं, जब ऐसे दीमक पेस्ट कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वो ममरा आते हैं, चोखा को फुला हुआ ममरा ही कहते, क्या कहते हैं हिंदी में, मुरमुरा। मुरमुरा, हाँ मुरमुरा खेतों में डाल देते। तो मुरमुरा खाने के लिए जब ये आते हैं तो पहले उसको पकड़ते हैं, बाद में मुरमुरा लेते हैं। मतलब जैविक पेस्ट कंट्रोल भी हमें जैविक करना है। पर्यावरण को शुद्ध नहीं कर पाओगे आप पेशेंट के ढेर लगाओगे, पेशेंट की लाइन तो आपके वहां लगी रहेंगी पर स्वस्थ नहीं रहोगे। और उन ढेरों में हम भी शामिल होंगे एक दिन, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उपभोक्ता तो है ही, कहीं ना कहीं हम भी तो कुछ खा रहे हैं। अगर हमें अपना स्वस्थ रखना है तो इन चीजों को अपने भोजन में नित्य प्रतिदिन शामिल करना भैया। नेक्स्ट देखो, ये मैं बता रहा हूं, भूमि की बात आ रही है तो ताराचंद जी आ गए तो वो अपने भूमि गगन और उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जी इसको नेक्स्ट देखो, ये पानी से कैसे हम प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट जाने दो। हाँ, अब मैं इस विषय पे आ रहा हूं। प्रदूषित भोजन और प्रदूषित आहार से हमारा स्पर्म काउंट कितना कम हो रहा है, मेल इनफर्टिलिटी आ रही है, बढ़ रही है। आप तो चिकित्सक है, आपके पास भी अंधत्व के केस आते होंगे। उसका मूल कारण यही है। देखो सालों में कितना, 2010 तक का हमको डेटा मिला, इतने में अब तो 2022 हो गई है, क्या बचा होगा पता नहीं है। नेक्स्ट देखो आयुर्वेद और इसका इलाज क्या है। इन सभी भयवंत बातों तो हमने देख ली, लेकिन इसका इलाज क्या है। आयुर्वेद को अपनाओ, अपनी सेहत, पर्यावरण और पैसा बचाओ। जब तक हम आयुर्वेद को नहीं अपनाएंगे अपने पर्यावरण अपना पैसा नहीं बचेंगे। नेक्स्ट देखो, अब आयुर्वेद की बात पर चल रहे हैं, जो मुख्य विषय अब शुरू हो रहा है। तो ब्रह्मा ने दक्ष को दिया, दक्ष को अश्विनी कुमार ने दिया, अश्विनी कुमार को इंद्र ने दिया, इंद्र को भारद्वाज ने दिया, भारद्वाज ने आत्रेय को दिया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आयुर्वेद कोई किताब नहीं है भैया। अग्निवेश जी ने जो संहिता लिखी है, जो उनके शिष्य ने उसको मठारी, जिसका नाम है चरक संहिता, वो चरक संहिता हम और आप जैसे लोगों का शास्त्रार्थ है। ऐसे लोग साल में एक बार गुरुजी जैसे बोलेंगे मिलाएंगे और सब लाभ मिलते हैं। और हिमालय की जो तरेटी है वहां पर रोग के बारे में शास्त्रार्थ है, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे किया जाए। और एक रोग का टास्क यहां से दिया जाता है, जैसे यहां से दिया जाएगा कि साल भर आप पंच तत्व पे, कैंसर पे अभ्यास करो और साल के बाद आप पूरा अनुभव निचोड़ के जो लाभ है, जो गैर लाभ है, किसी से अच्छा हुआ, किसी से नहीं हुआ, उस मंच पे ले आओ और मंच पे जो बड़े ज्ञानी जन है उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक रोग आपका कंप्लीट होगा। ऐसे सालों सालों तक चर्चाओं करके उन्होंने संहिता रची और इनके नीचे लिखे जातुकर्ण, बेल और सभी ऋषि मुनियों ने उसके बारे में बहुत बड़ी चर्चाएं की है। नेक्स्ट टाइम बस आयुर्वेद का नाम से यहां से सोचते, आयु प्लस वेद। आयु का मतलब हम मानते हैं कि जन्म से मृत्यु तक, लेकिन आयुर्वेद का ये मतलब नहीं है। आयुर्वेद का मतलब, आयु का मतलब है आत्मा, इंद्रिय, मन और जीवन। अकेला शरीर स्वस्थ नहीं होगा,
आत्मा भी प्रसन्न होना चाहिए, मन और इंद्रिय भी प्रसन्न होनी चाहिए, तब जाके स्वस्थ आदमी की व्याख्या होती है। और उसके साथ वेद का मतलब है विज्ञान, ज्ञान, उसको जानना। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके पीछे वाली पूरी हो गई। भाषा का थोड़ा प्रश्न है, वो फॉन्ट है, हो गए हिंदी सरल मेरे उसमें है, पेन ड्राइव में है हिंदी सरल, पीछे वाले ले लो। इसमें एक श्लोक है आयुर्वेद का, हिताहितम करके वो श्लोक है। अब थोड़ा भाषा का प्रश्न आ रहा है, तो आयुर्वेद किसे कहते हैं? तो हित और अहित, शरीर का हित और अहित। देखो दो शब्द है, हित और अहित, और शरीर का हित और अहित। एक अकेला हित अहित नहीं है। हित अहित मतलब प्रकृति का हित अहित, शरीर का हित अहित, क्या खाना क्या पीना, क्या अहित है क्या हित है, उसका जो ज्ञान देने वाली चीज है उसको आयुर्वेद कहते हैं। नेक्स्ट 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 स्लाइड नहीं होगा। हाँ, और आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? मोट्टो आयुर्वेद का मूल मंत्र क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम च आतुरस्य विकार प्रशमन। चरक जी ने बहुत अच्छा कह दिया है। पहला सूत्र हम भी भूल गए, आप भी भूल गए, वैद्य भी भूल गए। पहला सूत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। जो आदमी स्वस्थ है वो जिंदगी भर स्वस्थ कैसे बना रहे उसका रक्षण करना। हम तो ये करते नहीं, हम तो कहते दर्दी को आने दो, जितने दर्दी आएंगे उतना हम पैसा बटोरेंगे, हम नाम बटोरेंगे। चरक ने यही मनाई की है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ ही रखना वैद्य का प्रधान कर्तव्य है। और उस कर्तव्य में क्या है? तो उन्होंने एक लाइन वहां पर भी लिखी है कि घोड़े में हर वैद्य को कफ का रक्षण करना चाहिए। समझ लेना ये मूल मंत्र, घोड़े में हर आदमी को कफ का रक्षण करना चाहिए, हाथी में पित्त का रक्षण करना चाहिए, और मनुष्य में सदा वायु का रक्षण करना चाहिए। इन तीन चीजों को आप अगर रक्षण में संभाल कर लोगे। आप बोले घोड़े में कफ का रक्षण क्यों करना चाहिए? वैसे घोड़ा की प्रकृति जो है वो पित्त प्रकृति है। यूं अड़ो और वो तेज हो जाएगा। पित्त प्रकृति वाले ऐसे होते हैं। अगर उसमें आप कफ का रक्षण नहीं कर पाओगे तो पित्त बिगड़ जाएगा, पित्त एग्रेसिव हो जाएगा, पित्त अप चला जाएगा, और घोड़ा इतना तूफानी हो जाएगा, मर जाएगा। हाथी में अगर आप पित्त का रक्षण नहीं करोगे, समझ लो वहां कफ का करना है और वहां पित्त का करना है। बहुत बहुत समझने वाली और ऊंडी डीप वाली चीज है। हाथी में अगर आप पित्त का रक्षण नहीं करोगे तो हाथी का जो स्वभाव है, हाथी की जो चमड़ी है, धैर्य से चलना, शांति से चलना, वो कफ प्रकृति वाला का निशान है। बिल्कुल मंदो मस्त, अपने में मस्त रहते, ना किसी की लेन देन, अपने आप में खाओ पियो और मस्त रहो, वो है कफ प्रकृति। अगर उसमें पित्त बढ़ गया तो उसका कफ नष्ट होगा। जैसे पित्त बढ़ेगा तो उसके वहां से एक पानी टपकता है, मद बोलते हैं हाथी के, और हाथी पागल हो जाता है। तो हाथी में हमेशा पित्त का रक्षण करना चाहिए। हाथी में पित्त नहीं बढ़ना चाहिए, कफ कितना भी बढ़े, क्योंकि उसकी प्रकृति है, और प्रकृति है सात्म। आप जो प्रकृति है उसकी चीजें लोगे तो आपको सात्म होगी, प्रकृति से बाहर की चीज लोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। और प्रकृति के साथ जो रोग हुआ है वो सात्म है, वो सुसाध्य है, वो शैले से मिटने वाला है। प्रकृति से अगर दूसरा रोग हुआ है, आपकी कफ प्रकृति है और आपको एसिडिटी हुई है, आपको वायु है और आपको पित्त हुआ है, मिटाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जैसे वायु को मिटाने के लिए हमें गर्म चीज खानी पड़ेगी, वायु को मिटाने के लिए क्या चीज खानी पड़ेगी? गर्म चीजें खानी पड़ती है। तो पित्त अग्रेसिव हो जाता है, और पित्त को कम करने के लिए आपको ठंडी चीज खानी पड़ेगी। जैसे ठंडी चीज शुरू करेगा तो वायु एग्रेसिव होगा। ये रक्षण की वाली बहुत बड़ी भी बात आयुर्वेद ने कहा है, ताकि जाके हम बीमारी नहीं हो। और अब एलोपैथी भी कह रहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब दर्दी होने से पहले अपने को स्वस्थ रखना। नेक्स्ट, ये पंच महाभूतों की बात आ रही है, जिस पर आप मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी है, गुरु जी है सब। तो पंच महाभूत वो है, वायु है, आकाश है, तेज है, पृथ्वी है और जल। नेक्स्ट, अब उसके पर आयुर्वेद के मूल सिद्धांत पे आते हैं। वायु और आकाश मिलके वात बनता है। वात दोष मतलब वहां पर दोष है,
विकृति नहीं है। पृथ्वी और जल मिलके कफ बनता है, और जल और अग्नि मिलके पित्त बनता है। अब जल दो ही स्थान पर काम कर रहा है, कफ पर भी और पित्त पर। जल तत्व को आपको प्रधानता बैलेंस रखना है। जब से ज्यादा हम आहार में, सारे ब्रह्मांड में जितने भी है, सबसे ज्यादा से ज्यादा कोई चीज इंटेक करते हैं तो वो है जल। आप दिन भर में जितना पानी लेते हो उतना भोजन नहीं ले पाओगे, ले रहे हो? तो हमें जल को ही बहुत ध्यान पे रखने चलना है। जल ही कफ और पित्त को साम्य करता है, और जब दोनों बैलेंस रहेगा तो वायु अपने आप साम्य रहेगा। आयुर्वेद ने कहा है, मत है, कफ पंगु पित्त पंगु, पंगु मल धातव। पंगु का मतलब पांव नहीं, हाथ नहीं है। कफ और पित्त दोनों पंगु है, और मल और धातु और सब पंगु है शरीर में। अनिलोम महाप्रभु, वायु सबसे बड़ा है और वो सबको अपने साथ लेके घुमाता रहता है। चलो मेरे साथ, चलो तूफान करेंगे, चलो मेरे साथ बाहर घूमेंगे, चलो मेरे साथ बवंडर मचाएंगे। तो मनुष्य में इसीलिए वायु का शमन होना जरूरी है। जब तक वायु का शमन नहीं होगा, मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए हमारे वहां नश्य है, अंजन है, तेल सर पे डालने का कहावत है। लोग कहेंगे सर पे तेल डालना क्या जरूरी है? हम तो कहते थे कि भाई हमारे पुरखों तो इतना तेल डालते थे, नीचे तरफ तेल आ जाता था। अभी अभी अमेरिका में एक जर्नल में प्रसिद्धित हुआ है कि जब वायु में जब तक प्रदूषण बढ़ता है, काफी सारे जहरीले गैस वायु में बढ़ जाते हैं, तो वो आपके बालों से अवशोषित होकर आपके मस्तिष्क के अंदर चले जाते हैं, मस्तिष्क के ऊपरी लेयर में। जब आप तेल लगाते हो, आपके मरीजों को ये बात दिल में उतारनी है कि जब तक आप तेल लगाते हो, बाल के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, और कोटिंग की वजह से बाहर के जो जहरीली गैसेज है, जहरीली तत्व, वो हमारे बालों की वजह से हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचती। हमारे पुरखों ने कितना बड़ा सोचा था, क्या नहीं सोचा उन्होंने। हमें कुछ नहीं करना है, नो कुछ भी, हमें फिर से हमारा पुराना सिर्फ अप्लाई ही करना है, कुछ नया संशोधन नहीं करना, नहीं रिसर्च करना है। नेक्स्ट, और इसको हम हमारा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, विमल भैया और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट है त्रिदेव। पूरे कृषि के साथ जुड़े हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हमारा शरीर में ये है, पर्यावरण में है, कृषि में ये तीनों है। वात उसका रक्षक और डिस्ट्रॉयर भगवान शिव है, पित्त विष्णु है, और कफ जो है ब्रह्मा जी है। तो कफ जो है प्रोडक्टिविटी करता है, कुछ चीजों को बढ़ाता है। बहन जी आयुर्वेद में है तो उनको पता होगा। कफ जो है वो प्रोडक्टिविटी करती है। तो ब्रह्मा का मतलब है सर्जन करना, चीजों को बनाना। विष्णु जो है पित्त है, पित्त हमारे जठराग्नि के वहां रहता है, अग्नि बनाकर रहता है, और पित्त से ही पाचन होता है। जैसे आपको जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, आपका पित्त जो है वो बिगड़ चुका, आपकी भूख सबसे पहले मर जाती। हम वैश्वानरो भूतवाम प्राणी मात्रम समासिस्त करके एक श्लोक है कि मैं यहां, भगवान कहता है मैं यहां रहता हूं अग्नि के रूप में, और सारे भोजन को पचाता हूं। और बात है जो डिस्ट्रॉयर भी है और संरक्षक भी है, जो हमारा संरक्षण भी करता है, हमारा रक्षण भी करता है। और जिन चीजों से हमारा रक्षण होता है, अच्छे बैक्टीरिया से हमारा रक्षण होता है, वो बुरा बैक्टीरिया से हमारा नाश हो जाता है। मतलब जो डिस्ट्रॉयर है वो बात है। इसीलिए वायु पुराण में कहा है मनुष्य का जन्म वायु से होता है और मनुष्य का मृत्यु भी वायु से होता है। जैसे गुरुजी ने प्राण के बारे में बहुत बार कहा था, प्राण भी वायु है। जैसे मां के गर्भ से आपको कोई खींचकर बाहर ले आता है, वो वायु है। मतलब इस भूमि पे आपको ले आने वाला वायु है, और मृत्यु के समय आपके आत्मा को बलात्कार के खींच के बाहर ले जाने वाला भी वायु ही है। मतलब वायु शंकर के रूप में है, वो आपका पालन पोषण जन्म करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है। नेक्स्ट, अब युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। देखो आयुर्वेद में कैसी कैसी इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें लिखी है। सतयुग आता है, ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है। सतयुग में इन तीनों दोष, वात पित्त और कफ सम दोष होते हैं, तीनों दोष सम होते हैं। मतलब आदमी, आप सतयुग में देखोगे तो बोलेंगे वहां कोई पाप नहीं था, कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। आदमी खाते पीते थे और मौज मजा में रहते थे, कोई द्वेष नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, कुछ, क्योंकि तीनों दोष सम थे। पेड़ इतने बड़े होते थे, इतने बड़े होते थे, डायनासोर इतने बड़े होते थे, हमारा मेमंथ इतना बड़ा हाथी होता था, सब होता था। साइंस भी कह रहा है कि बड़े बड़े उस वक्त होते थे। हमारा कद भी बड़ा काठी था,
और हम तीनों दोषों में समरूप में रहते थे, न कोई युद्ध था, न बस सोमरस पीते थे और मौज मजा में रहते थे इसी भूमि में। फिर काल का प्रभाव बदला और फिर कौन सा त्रेता युग की शुरुआत हो गई। कौन से हुए? देखो ये आयुर्वेद कितना बड़ा संभावना आपके साथ। और उसमें कफ प्रधान लोग आ जाते हैं। कफ का स्थान है मस्तिष्क, यहां से ऊपर का जो स्थान है वो मस्तिष्क का। बता देगा। तो उस उम्र में उस वक्त ब्राह्मणों का मतलब जो वेद और ज्ञानी हुए उनका प्रभुत्व रहता है। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में पित्त प्रधान लोग होते हैं तो क्षत्रियों का वहां पर बहुत बड़ा प्रभुत्व रहता है। मारो काटो और चलते रहो, पित्त का स्वभाव यही है। और उसमें प्रोडक्शन भी होता है, मतलब उसी वक्त शिल्प बने, स्थापत्य बने, कलाओं का विकास हुआ। और आखिर में हमारा पैंट शर्ट वाला आ गया कलयुग। और कलयुग वायु प्रधान है। वायु का गुणधर्म क्या है? यहां से सुगंध उठाओ, वहां जाकर दुर्गंध उठाओ, फिर वहां जाके तीसरी चीज उठाओ, मतलब वो बिल्कुल भ्रष्ट होता है। और हम देख रहे हैं राजा से लेके प्रजा तक सब भ्रष्ट है। किसी का आज पंच तत्व में बैठे, कल कहीं और बैठेंगे, परसों कहीं और जाएंगे, सबको वायु की तरह बस घूमता ही रहना है। तो कलयुग का मेन प्रधान है वात प्रधान। नेक्स्ट, और ये स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या है, समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति युज्यते। मतलब स्वस्थ मानस किसको कहा जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट, और अग्नि का प्रभाव है हमारे शरीर में 13 अग्नि है, उसके बारे में जठराग्नि है, पंच महाभूत है और 7 धात्वाग्नि है। मतलब कुल मिलाकर 13 अग्नि से हमारा शरीर चलता है। जठराग्नि मुख्य है। नेक्स्ट, और ये पंच महाभूत है, इसके बारे में भी कभी बात करेंगे और दूसरे वक्ता भी उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट, ये सप्त धातु है। आयुर्वेद की सप्त धातु की परिकल्पनाएं हैं। एक में से एक धातु बनती जा रही और शेर शुक्र बनता है जिसे ओज कहते हैं। नेक्स्ट, अग्नि की बात है। नेक्स्ट, और ये अग्नि की बात है। देखो सम अग्नि होती है तो आप देख सकते हो अग्नि भी सही है, आपका खाना भी सही हजम हो रहा है, आपके सप्त धातु और पंच महाभूत सब इसी से पोषण होते हैं। तीव्र अग्नि में सब जल जाता, आप देखो लोटा जल गया, मतलब अग्नि तीव्र भी नहीं होना चाहिए जो धातु और शरीर को जला दे। मंदाग्नि है जो रोगों का कारण है। अब अग्नि नहीं है तो पात्र वैसे का वैसा रहेगा, ना कलर बदला है ना कुछ बदला है। और है विषमाग्नि। विषमाग्नि वायु का होता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, कभी भूख लगे कभी नहीं लगे तो वायु के कारण है। मंदाग्नि कफ के कारण है और तीव्र अग्नि जो है वो पित्त के कारण है। और सम अग्नि तीनों दोष सम होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट, और हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम ऋषि कुषि के नाम से चलाते हैं। क्षेत्र, बीज, अंबु और ऋतु, इन 4 चीजों को लेकर चलते हैं और चारों हमारे आयुर्वेद, पर्यावरण सभी चीजों में काम करते हैं। नेक्स्ट, इसमें भी ये विष्णु ब्रह्मा और महेश कृषि में भी लगते हैं। नेक्स्ट, हाँ, क्षेत्र का मतलब हम खेतर भी कहते हैं, अपना खेत भी कहते हैं और यहाँ पर ब्रह्मांड भी कहते हैं। योगी का शरीर भी है और किसान है। जैसे हम फसल का बोते और काटते वस्त्र, ऊपर वाला भी हम जैसी पहले डायनासोर की फसल बोई फिर काट ली, उसको अच्छी नहीं लगी, अब हमारी फसल चल रही है, जिस दिन उसको पता चलेगा कि ये साले पर्यावरण को नुकसान करेंगे काट लेगा हमारी फसल भी, वो भी तो बड़ा किसान है। नेक्स्ट, ये अंबु जल है, इसके बारे में कभी बात करेंगे, समय बहुत कम है। पर इसमें देख रहे हो हम एक जींस का पैंट पहनते हैं, 10,000 लीटर पानी का बर्बादी हो जाती है एक जींस के पैंट से। इसलिए हमारे पुरखों ने हमारे धोती जब्बा और इसकी पहनावा बनाई थी। नेक्स्ट, और ऋतु के बारे में बता रहे। ऋतु 2 होती है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आयुर्वेद के मुताबिक। सूर्यवंशी में दिन में खिलने वाले लंबे दिन वाले लोग पौधे होते हैं और उनको शीत उपचार करना चाहिए, आदमी को भी शीत उपचार करना चाहिए। और जो चंद्रवंशी है उनको रात अच्छी लगती है, लंबी और ठंडी रात उनके लिए जरूरी है और उनके लिए उष्ण उपचार होना चाहिए। नेक्स्ट, बस बीज के बारे में कभी समय बहुत हो चुका है और समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। आपने इतने समय तक मुझे झेला क्योंकि मेरी घरवाली मेरे साथ है, वो आधा घंटा भी मुझे झेल नहीं पा रही, तो आप सबने मुझे झेला। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और गौरव भैया और पूरी टीम, इन सब को मैं प्रार्थना करता हूँ जब भी मेरी जरूरत हो एक आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊंगा और हम सब मिलकर स्वस्थ समाज, स्वस्थ पृथ्वी, स्वस्थ ब्रह्मांड और स्वस्थ आत्मा की रचना में कुछ सहयोगियों के। अस्तु, धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आदरणीय जीतू दादा का। और दादा वो व्यक्ति कहलाता है जो संरक्षक होता है ना। तो आज जो है हमारे सामने जो लोग जुड़े हैं वो हम सभी के आज से संरक्षक है।